नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों नवंबर में फॉर्म आने वाले हैं। मार्च में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। काफ़ी कम दोस्तों समय रह गया है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हमारी भी दोस्तों लगातार यहाँ पर कोशिश है कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट डाला जाए। उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से दोस्तों हमारे द्वारा यूट्यूब में विशेष दोस्तों सीरीज चलाई जा रही है। डिफरेंशियल कैलकुलस दोस्तों टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इसका पार्ट है दोस्तों 14। इससे पहले दोस्तों हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको लिमिट्स के बारे में बताया था। आज हम दोस्तों जानेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की, उसके बाद हम बात में आएंगे डिफरेंशियबिलिटी की। तो जब मैं बात करता हूँ दोस्तों कंटिन्यूटी की, तो मतलब सिंपल सा मतलब एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब दोस्तों उसका जो ग्राफ है दोस्तों वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सिंपल वे में अगर हम समझे तो एक फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ अगर आपका कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ओके, अब मैं कहता हूँ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लेते हैं अब ये फंक्शन है, इसमें कहता हूँ इट इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए। इसका मतलब ये है कि इस पे अगर मैं ए कॉमा एफ ए, यानी कि अगर मैं, सीधी बात है कि भाई इसमें x बराबर a रखने पे एफ आएगा, यानी कि दोस्तों जो ग्राफ है इस कोऑर्डिनेट पर दोस्तों बिल्कुल भी ना कोई इसमें होल होना चाहिए, ना कहीं पे कोई ब्रेकेज होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे बिल्कुल क्या होना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी होल नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। ओके, ये आपने समझना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है जिससे कि आपको कंटिन्यूटी और बेटर वे में समझ में आएगी। ये आपका एक 200 कर्व है जो कि यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक ब्रेकेज है, मतलब इस तरह से कर्व है ये, देखिए यहाँ पर बीच में एक होल है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकेज है, फिर यहाँ से इस तरह से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि भैया जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ कहाँ पर आपकी ब्रेक हो रही है, मतलब कंटिन्यूटी को बेटर वे में समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने 3 पॉइंट लिए हैं, A1 A2 और A3। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है दोस्तों, जहाँ पर आपका जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए किस किस तरह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सबसे पहले मैं A1 की मैं बात करूँ, इस A1 पॉइंट पे साफ साफ है कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ब्रेकेज है, मतलब कि होल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये जो कर्व है यहाँ पर होल है, मतलब बीच में आपका छोटा सा एक पॉइंट रह गया होगा जो कहीं पर रह गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं A1 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू, अगर मैं A1 प्लस की बात करूँ यानी कि A1 के आगे से fx, तो वो जो लिमिट है दोस्तों L1 है, मतलब कि आप अगर प्लस से आए तो यानी कि आप L1 की ओर को जा रहे हैं। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू A1 अगर मैं माइनस करूंगा तो वो भी दोस्तों आपकी क्या आती है, L1 आती है। इसका मतलब ये है कि भले ही आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो ये फंक्शन है, फंक्शनल वैल्यू है, यानी कि F1 की मैं बात करूंगा, डायरेक्टली FA1 पे जाऊंगा, तो वो दोस्तों आपका नॉट डिफाइंड है, वो वैल्यू यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भले ही आपकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी आपका अगर वो फंक्शन पे कहीं पे अगर वो होल है, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर FA1 डिफाइंड नहीं है। अगर FA1 डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो पहला रूल ये आ गया कि भैया कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट तो दोनों की दोनों आपकी साथ ही साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी फंक्शनल वैल्यू भी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, अब ऐसे ही अगर आप दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखें तो A2 पे देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया अगर मैं बात करूंगा FA2 की, तो देखिए जैसे मैं कहता हूँ FA2 तो चलो बात की बात है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिमिट का क्या हिसाब किताब है। अगर मैं देखता हूँ लिमिट x टेंस टू A2 प्लस, मतलब A2 प्लस A2 के आगे से, तो इसकी जो लिमिट है दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है दोस्तों क्या आती है, L4 आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर से जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आपकी आ रही है L4। ठीक है, और ऊपर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर से क्या आती है, लिमिट x टेंस टू A2 माइनस की मैं बात करूंगा, तो अब यहाँ पे से कर्व देखो, ये कर्व कैसे जा रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है, ये इधर को इधर ऊपर को देखो, तो इस पॉइंट पे इसकी जो लिमिट दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, L2 दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी राइट हैंड लिमिट A2 पर राइट हैंड लिमिट L4 है, जबकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो L2 है। तो कहने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से डिफरेंट है, तो उस केस में भी दोस्तों क्या हो गया, ये अपने आप ही क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस A3 वाला अगर आप ध्यान से देखो, तो A3 वाले केस में क्या है कि भैया जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों L3 है। आप देखेंगे कि दोनों की दोनों क्या है, L3 है, लेकिन
यहाँ पर आपका क्या होगा कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड होगी। कहने का मतलब है कि जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि देखिए इस तरह से कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, डिफाइंड होगी। ठीक है ना, मतलब कर्व को इस तरह से बनाया गया है कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो डिफाइंड होगी। तो कहने का मतलब है कि लिमिट भले ही आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमने इसको दिखाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आपके क्या है दोस्तों, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ-कहाँ पर आपकी डिस्ट्रॉयड हो सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम सीधे-सीधे बोलेंगे कि फंक्शन आपकी क्या है, भले ही आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो क्या है, एफ ए थ्री के बराबर नहीं है। यहाँ पर तो क्या था कि एफ ए थ्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी एफ ए वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर एफ ए थ्री एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे निकल के आए। पहला तो पॉइंट हमारा क्या आया निकल के कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहला पॉइंट ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एफ ए वन है वो नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, तो ये आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है। दूसरा केस हमारा ये निकला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू है, वो आपका नॉट इक्वल्स टू है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए थ्री प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फोर प्लस, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल है, लेकिन ये आपके एफ ए थ्री के बराबर नहीं। ओके, इस तरह से आपकी क्या हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी है वो आपकी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकती है, मतलब फंक्शन क्या बन सकता है, डिसकंटिन्यूअस बन सकता है। ठीक है, तो ये कर्व से दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि भाई कौन सा जो आपका कर्व है वो आपका कंटिन्यूअस और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, फाइनल रिजल्ट अगर आप देखें तो हमारे पास दोस्तों ये रिजल्ट निकल के आता है कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए तभी होगा, पहली बात तो एफ ए को डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि कोई भी होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हमने बोला। दूसरी बात है कि भैया जो लिमिट्स है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी बात है कि अगर एफ ए डिफाइंड है तो उसको क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, तीनों की तीनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम कहेंगे कि भैया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फंक्शन ए पर डिफाइन नहीं है तो वहां पर क्या हो सकता है, होल हो सकता है, ब्रेकेज कहाँ पर हो सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए होगा ऑफ इट्स डोमेन इफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए बराबर एफ एक्स होगा। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं सिंपली कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो बराबर होनी चाहिए डायरेक्टली एफ ए के, दोस्तों सिंपली बराबर होनी चाहिए। ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए जो हमने कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करी उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जैसे हमने बात करी, जो हमने तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ए थ्री वाला, हमने पढ़ा था कि भैया अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं है, तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है ना, रिमूवेबल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू को इस तरह से रीडिफाइन कर सकते हैं ताकि एफ ए क्या हो जाए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स के बराबर बन जाए। तो सिंपल सी बात है, क्या है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर आती है और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आती है, तो हम उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, क्योंकि हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, कैसे, रीडिफाइन करके फंक्शन को एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पर। ओके, अब जो दूसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है उसको हम दोस्तों बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि इसमें लिमिट जो हमने ए टू पे पढ़ी थी,
यानी कि इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, अब देखिए जो तीसरी जो कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो दोनों की दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस दोनों की दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो जो डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, या फिर इसमें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप समझेंगे। वैसे हम लिमिट्स के काफी सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा कि आपको फंक्शनल पे वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन पे वैल्यू क्या है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जैसे एफ टी बराबर है कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। टी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, वन है जब टी बराबर है पाई बाई टू, ठीक है। अब आपको देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, ये आपको दोस्तों चेक करना है। जैसे मैंने आपको पहले रूल बताया था कि आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोस्तों चेक करो। तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो पाई बाई टू माइनस हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा एफ टी। अब जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आप लिख लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जस्ट रिप्लेस टी बाय पाई बाई टू माइनस एच से इसको रिप्लेस कर देंगे। पाई बाई टू माइनस एच का मतलब पाई बाई टू से पीछे से, आप देखिए इसका मतलब सीधा है ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई बाई टू, दोनों केसेस सी में आ जाते हैं। यानी कि सिंपली आपने ये रखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन, यहाँ पर आपने पाई बाई टू माइनस टी की जगह पे आपने रखना है पाई बाई टू माइनस एच। ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है, साइन एच अपॉन एच, यानी कि ये हो जाएगा वन। ओके, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोस्तों वो तो आ गई वन के बराबर। अब हम बात करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। सिंपली आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ टी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस हो जाएगा। देखो भाई पाई बाई टू से ग्रेटर है या लेस है, दोनों में सेम ही है कॉन्सेप्ट, पाई बाई टू प्लस एच अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पाई बाई टू। देखिए यहाँ पर आपने रखना है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे टी की जगह पे। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा दोस्तों कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन एच बट्टे माइनस एच हो जाएगा। अगेन लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे, साइन एच बट्टे एच क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों आपके बराबर है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि जो फंक्शनल वैल्यू है यानी कि जो एफ पाई बाई टू है वो भी दोस्तों आपको बन दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर है, और ये साथ ही साथ दोस्तों क्या है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, टी इक्वल्स टू पाई बाई टू पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, ऐसे ही दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। एक फंक्शन है दोस्तों, आप उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, और जहां पर x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो पे, x बराबर जीरो पे आपको ये दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है। x इक्वल टू जीरो पे आपको क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें ऑलरेडी ये दिया होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू जो जीरो एफ एक्स है वो आपका क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और एग्जिस्ट करता होगा और वो किसके बराबर होगा दोस्तों, k के बराबर होगा। सिंपली आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास बार बार आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली जो x, मतलब आप समझ लीजिए कि f जीरो के बराबर, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या है, एफ ए के बराबर, यानी कि f जीरो के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हमेशा याद रखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एफ ए के बराबर होना चाहिए। ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जीरो के बराबर होगा, एफ जीरो कितना दे रखा है आपको, के बराबर, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, के रख। तो लिटरली आपको क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स की दोस्तों वैल्यू को निकालना है कि क्या है। तो आप इसको क्या करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स आप निकाल के देखिए भाई कितना आता है। तो आप इसको दोस्तों डायरेक्टली, ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब सीधी सीधी सी बात है,
इसमें सीधी सीधी सी बात है, वो जस्ट सेकेंड है। ठीक। ठीक। चलिए अब देखिए मैं क्या पढ़ता, यहाँ पर था कि भाई x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब आपका सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर है। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट से करो, चाहे राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से करो, किसी से भी करो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑलरेडी हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फाइनली सीधे सीधे निकालो, log 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स। ध्यान रखना है कि आपका सीधे सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या करता है, डायरेक्टली क्या है, ए के बराबर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो डायरेक्टली आप जीरो पे वैल्यू को निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट किए हैं, जिससे हमने इनडिटरमिनेट वाले क्वेश्चन किए थे, उसी तरह से आप इसको करोगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको सॉल्व करिए। कैसे इसको करेंगे, आप एक काम करिए, लॉग इसको दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से थोड़ा सा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए 1 प्लस आपको याद होगा फॉर्मूला था भाई, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ए है तो कुछ मत करो, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वही फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप क्या कर लो, वही उसी फॉर्म को अपना लो, 1 माइनस बी एक्स है तो माइनस बी से कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्यों भाई, भाई हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बट्टे जो एक्स होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। चाहो तो इसको एल हॉपिटल की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन हम मैंने आपको पहले बोला है जितनी भी टिक्नोमेट्रिकल जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स बट्टे एक्स, भाई एक्स टेंस टू जीरो तो एक्स भी टेंस टू जीरो होगा। अगर मैं कहूंगा भाई एक्स टेंस टू जीरो तो बी एक्स भी टेंस टू जीरो होगा, ठीक है, ये भी आपको समझना होगा, ठीक। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली इसको कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से ए के बराबर हो जाएगी इस वाले की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू ए बच जाएगी, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस बी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो जनरली आपका कितना आ गया, ए प्लस बी के बराबर आ गया, यानी कि जो के है वो आपका क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने पहले बोला कि जो लिमिट्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली एफ जीरो के बराबर, और एफ जीरो क्या है, के बराबर, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी के बराबर हो गया। अब यहाँ पर तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो, समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी पहले निकाल दिया लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। भावना ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी होगा, ठीक है। ए माइनस बी कैसे निकाल लो तुम लोग, ए प्लस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी नहीं। ध्यान देखो यहाँ पर आपका क्या है, 1 माइनस है, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस है, देखो यहीं पे गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने, 1 माइनस है तो 1 माइनस में क्या होगा, ठीक है, उसी हिसाब से रूल लगेगा, ठीक। तो ध्यान रखना है, ठीक। तो ए प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो उसको एल हॉपिटल की मदद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एल हॉपिटल की मदद से भी कर सकते हो। ऊपर नीचे क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म ये आ रही थी, जीरो रखने पे log 1 माइनस log 1, ऊपर नीचे क्या कर सकते थे, डिफरेंशिएट करके भी आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते, ऊपर आता ए, नीचे ऊपर फिर माइनस बी आता, तो ए प्लस बी तो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है इस तरह से डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम साइन 1 अपॉन एक्स, जहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर बराबर जीरो है, एक्स बराबर जीरो पे। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन एम, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन को इम्पोज किया जाए ऑन एम, सो दैट एफ एक्स मे बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि इसको क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी कंडीशन इम्पोज की जाए कि भैया ये क्या बन जाए, कंटिन्यूस बन जाए, ठीक है। तो चलो चेक करके देखते हैं भैया क्या होगा। भाई आपको पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ जीरो के बराबर होना चाहिए, ये होती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपको पता है कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पहले हम देखते हैं कि भाई लिमिट्स कैसे एग्जिस्ट करती है भैया, जब जीरो माइनस एफ एक्स क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर डायरेक्टली देखो ये क्या है, एक्स बराबर जीरो पे जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते जरा चेक करते हैं भैया, जीरो माइनस कितना आएगा, जीरो प्लस कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। जीरो माइनस का मतलब सिंपली क्या है, लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो
एफ जीरो माइनस के लिख देंगे, यहाँ पर एच लिख देंगे, यानी कि एफ माइनस एच। अब आप देखो ऊपर फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये समझ रहे हो ना, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा, है ना। तो उसी हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर अब देखो एफ माइनस एच रखेंगे, माइनस एच रखो यानी कि हो जाएगा माइनस एच की पावर एम साइन, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एच, ये होना चाहिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, अब साइन आपको पता है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन माइनस जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर से आप इसको इस तरह से ले सकते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस को इधर ले आओ, माइनस एच की पावर एम इंटू साइन, इंटू साइन वन अपॉन एच, इस तरह से लिख सकते हैं। और या फिर आप दोस्तों एक काम करो, माइनस को तो कॉमन ले लो, देखो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन की पावर, ये हो जाएगा, ये देखिए एक एम यहाँ है, एक ये माइनस है, तो माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एच की पावर एम साइन वन अपॉन एच। ओके, अब ध्यान देखना है, देखिए अगर m की वैल्यू यहाँ पर से, अगर m की वैल्यू, देखिए मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, देखिए इसमें सबसे पहला केस देखो, केस वन, ठीक है, अगर m की वैल्यू मान लेते हैं ग्रेटर देन जीरो है, लाइक मतलब कि वन टू थ्री फोर है, ठीक है, तो आप दोस्तों पता है कि भैया ये क्या हो सकता है, h हो सकता है, एच स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता है डायरेक्टली आप यहाँ पे जीरो रखेंगे, और ये तो दोस्तों एक आपका एक ऑसिलेटिंग नंबर है जिसकी वैल्यू होगी माइनस वन टू वन, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो केस नंबर वन, जब यानी कि जब m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, तो भाई उस केस में तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। केस नंबर टू ये हो सकता है कि भैया अगर m जीरो के बराबर हो, अगर m जीरो के बराबर होगा तो आपको पता है कि h की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि केवल क्या बच जाएगा, साइन वन अपॉन एच, और यहाँ पर माइनस वन की पावर m प्लस वन। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच है, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग नंबर है ना, जो कि माइनस वन टू वन के बीच में लाई करेगा, तो ये तो हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यानी कि m बराबर जीरो पे नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं कहूंगा केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री में तो दोस्तों अगर मैं लेता हूँ m लेस देन जीरो, यानी कि m नेगेटिव, अगर m नेगेटिव हो गया तो h की पावर माइनस वन मान लेते हैं, तो दोस्तों ये तो आपका कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन साइन वन अपॉन एच, विच इज अगेन नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू इनफिनिट होता तो एग्जिस्ट कर जाता, लेकिन एच टेंड्स टू जीरो है तो नॉट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, m को क्या होना चाहिए, m को क्या होना चाहिए इस केस में, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आपके निकालेंगे केस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस निकालेंगे एफ एक्स, यानी कि लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, एफ एच हो जाएगा, एफ एच की बात करेंगे तो सिंपली ऐसे ही होगा, एच की पावर एम इंटू साइन वन अपॉन एच। तो अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एम को क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी जाके क्या होगी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर m ग्रेटर देन जीरो है तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि m की वैल्यू ना नेगेटिव हो सकती है ना जीरो हो सकती है, तो फंक्शन को क्या होना चाहिए भैया, m को क्या होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज ऑन m, दैट इज m शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आई होप कि समझ में आ गया होगा, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। m इज ऑड, रीता ऑड नहीं भैया, ऑड से कैसे हो जाएगा ना, माइनस और प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है हमारा, जो मतलब है, हमारा जो मतलब है इसके आगे का जो फैक्टर है इससे हमें मतलब है ना, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर यहाँ पर रहेगा, जैसे आपको पता है भाई एक्स साइन वन अपॉन एच है, ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन आपका क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर हम एच स्क्वायर कर देंगे तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, मतलब ये जो फैक्टर है आगे से होना चाहिए। अब यही जो फैक्टर है पावर में नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो एच की जो पावर है अगर ये रहेगा ही नहीं, तो भी भैया फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी चीज को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर तक बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे ही हो रहा है सब।
अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस की, कुछ और चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एट अ पॉइंट देख रहे थे। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि आपको एक ओपन इंटरवल दिया होगा, जैसे कि x की वैल्यू आपकी क्या होगी, a से लेकर b के बीच में होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई फंक्शन आपका एक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इसके हर पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं कहता हूँ भैया अगर कोई कंटिन्यूअस है इन इंटरवल 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 के हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 को तो इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, ये 0 को इंक्लूड नहीं करने वाला, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, 0.1 को इंक्लूड करेगा, 0.001 को इंक्लूड करेगा, करेगा ना। तो 0 को ये क्या नहीं करने वाला, इंक्लूड नहीं करने वाला है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो 0.1 पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि 0.1 के हम बिल्कुल पास का इंटरवल ले सकते हैं, 0.001। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है कि कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि उसको हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूंगा कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। अब जो कॉर्नर पॉइंट है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको ए और बी पर भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ए और बी पर जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो भैया सिंपल सी बात है कि भैया ए पर और बी पर कंटिन्यूटी को आप ए के इधर को जाएंगे तो चेक नहीं हो सकती, बी के इधर को आएंगे तो चेक नहीं होंगे। भाई सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कंटिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए और बी भी क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। अब सिंपल सी बात है कि ए के इधर से यानी कि ए के लेफ्ट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते लिमिट को, और बी के आप राइट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि आपको कहां पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा, आपको सिंपल ये है कि आप ए का राइट वाला चेक कर लो और बी का दोस्तों आप क्या कर लो, लेफ्ट वाला चेक कर लो। अब यही पॉइंट है भाई, ए के आगे से और बी के पीछे से, बस ये आप चेक कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। और सिंपली आपको क्या करना, चेक करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मतलब कि ए के आगे वाली और बी के पीछे वाली, मतलब कि बी की लेफ्ट हैंड लिमिट और ए की राइट हैंड लिमिट, ये आपने दोस्तों चेक करनी पड़ेगी। ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, एफ ए और एफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि भैया फंक्शन इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल। तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास अगर भैया कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ए से लेकर बी वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस किसी भी हाल में प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, भाई इसके इधर का जो पॉइंट है वो तो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा ना। तो ये आपने चीज समझनी है। लेकिन जब आपके पास ऐसा इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, तो आपको पता है कि ए और बी तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो अगर इंक्लूड है ही नहीं तो आप उसके क्या करेंगे, हर पॉइंट पे जो कंटिन्यूटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने समझना है कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी इन अ ओपन इंटरवल। तो कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस, और जो कॉर्नर पॉइंट है इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों की दोनों क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, इसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, अब हम कहेंगे भाई कंटिन्यूस फंक्शन। अभी तक क्या था, कंटिन्यूस आपका एट अ पॉइंट, इसके बाद आया कंटिन्यूस एट इंटरवल, और उसके बाद आता है कंटिन्यूस फंक्शन। तो एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है, वो फंक्शन कंटिन्यूस तब कहलाता है जब वो क्या हो, अपने डोमेन पर कंटिन्यूस। अब डोमेन और रेंज मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे मैं कहूंगा भैया जैसे साइन है, साइन फंक्शन है, तो साइन का आपने दोस्तों देखा है कि भैया डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है उसका ऑल रियल नंबर। तो जो साइन है वो आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन पर, तो उसको क्या बोलेंगे, साइन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब इसके बाद एक होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब यह है कि जो फंक्शन आपका क्या होता है, एंटायर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है। जैसे साइन फंक्शन भी आपका क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ठीक है, और एक कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि अपने डोमेन पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा सा रिकग्नाइज करना है कि कौन सा फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन है ओनली, और कौन सा फंक्शन है जो कि एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूंगा टेन थीटा की, तो अगर मैं बात करूंगा जैसे 10 की, तो 10 आपका कहाँ पर होता है, 10 अगर आप देखें तो देखा जाए तो वो आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन पर। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूस तो नहीं कह सकते उसको ना। तो 10 का जैसा आपने ग्राफ भी देखा होगा तो किस तरह से होता है। ठीक, तो वही चीज करनी है, जैसे सेक थीटा है, सेक भी आपका क्या, कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस समझना है। और
जो आपका मतलब समझ लीजिए जो एवरीवेयर कंटीन्यूअस है उस चीज को आपने समझना है, और कंटीन्यूअस एट अ फंक्शन होता है, मतलब कंटीन्यूअस एट अ फंक्शन मतलब जो ऑल रियल नंबर पे आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको समझना है। ठीक, तो अब कुछ रिजल्ट है जो आप यहाँ आपके सामने कुछ लिखे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे एक एफ एक्स है, जी एक्स है, मान लेते हैं दो कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन देयर कॉमन डोमेन, मान लेते हैं इन दोनों का डोमेन डी है और सी भी कोई रियल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, कुछ अलजेब्रा है कि भैया जो सी एफ है, अगर सी कोई भी रियल नंबर है तो सी एफ भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। कहने का मतलब है कि अगर सी कोई रियल नंबर है, एफ आपका कंटीन्यूअस है, तो सी एफ भी आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। दोनों का सम भी हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। मान लेते हैं आपके पास साइन एक्स और कॉट एक्स कॉस एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन डोमेन लेंगे, इसका डोमेन और इसके डोमेन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू जो भी आएगा, मान लेते हैं डी आता है, तो इस डोमेन के अंदर ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, कंटीन्यूअस होंगे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो क्या ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर आपका कंटीन्यूअस है, साइन एक्स भी आपका कंटीन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है ना, ऐसे ही मैं कहूंगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो ये जो फंक्शन है ये आपका कंटीन्यूअस है, ये आपका कंटीन्यूअस है। इसका डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये हम कहेंगे कि भैया दे आर कंटीन्यूअस इन दिस डोमेन, यानी कि जो इनका कॉमन डोमेन होगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों का डिफरेंस, दोनों का रेशियो, यानी कि एफ अपॉन जी भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एफ अपॉन जी की, तो ध्यान रखना है कि उन पॉइंट्स को अवॉइड करेंगे जहां पर आपका जी एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी आपका कंटिन्यूस है, तो वन अपॉन जी भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं उसकी इंटीग्रल पावर लूंगा, लाइक एफ एन, इंटीग्रल पावर में एन शुड बी द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीग्रल का मतलब है नेचुरल पावर, तो वो भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, ये आप चीजें समझनी है। जैसे कि मैं कह देता हूँ, जैसे साइन एक्स आपका दोस्तों क्या है, अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो साइन एक्स की पावर क्यूब ले लूंगा तो वो भी अपने भी क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूंगा भैया cos x आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो cos x की पावर 8 ले लूंगा तो वो भी अपने भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ये आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर तक बताइए, यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है तो? ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, इसी इसी पार्ट को आप थोड़ा और भी समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब है एफ इंटू एफ, इस तरह से भी कह सकते हैं ना। तो जैसे मैं कह रहा हूँ भैया एफ इंटू जी भी आपका क्या है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं एफ इंटू एफ कहता हूँ, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तौर पे दिखाएंगे। चलो कंपोजिशन वाले को भी हम देख लेते हैं, कि जैसे मान लेते हैं अगर आपके दो फंक्शन अगर आपके कंटीन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन भी आपका क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिनकी कंटिन्यूटी को थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार आप देख लो। देखिए जैसे सबसे पहले कुछ आपको फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है दोस्तों, ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस होता है एवरीवेयर। आप देख सकते हैं ऑल रियल नंबर लाइन पे इसका ये डिफाइंड है, इसका जो डोमेन है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ कर्व आपको दिखाई दे रहा है, और पूरी ये आपकी क्या है, एंटायर रियल नंबर पर आपका क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस तरह का फंक्शन है, तो ये भी दोस्तों आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा जा रहा है। तो y बराबर x है, इसका जो डोमेन है रियल नंबर है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन है। ठीक है ना, मतलब कि कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, नहीं मतलब कि कंटीन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन भी आप देख सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन को भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि y बराबर 0 है, y बराबर माइनस एक्स है, तो दोस्तों ये भी जो फंक्शन है आपका, ये भी आपका क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका एंटायर रियल नंबर पे दोस्तों ये आपका फंक्शन क्या दिखाई देता है, कंटीन्यूअस दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है, अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है। इसको आप दोस्तों याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कभी ऐसा आएगा कि भैया कभी मॉड एक्स आ गया, मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो वो क्या कंटीन्यूअस नहीं है, तो आप पिछले वाली डेफिनेशन से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दोस्तों आपका क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर लेकिन ध्यान रखना है कि ए आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो अदर देन 1 देन द फंक्शन, यानी कि ये इस तरह का f बराबर a की पावर x, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि आपका दोस्तों क्या है, एक आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है तो इसका जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फंक्शन है। तो ये भी आपका क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन न्यूटी, देन द फंक्शन इस तरह से जो डिफाइंड होता है f log a बेस x, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में जो कर्व होगा वो आपका इस तरह का कर्व होता है। ठीक है, और अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, ध्यान रखना है कि 0 से लेके 1 के बीच में है, तो उस केस में जो आपका कर्व होता है इस तरह से होता है। ये आपका कैसा है, इंक्रीजिंग कर्व है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, अब ये भी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये आपका क्या है, अपने डोमेन में आपका क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूंगा लॉग ई बेस एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है वो क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये जो कर्व है आपका क्या है, ये कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पर ये क्या है, कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं दोस्तों, वो आप हमेशा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, क्योंकि वो सारी रियल वैल्यू को लेते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपके क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे रेशनल फंक्शन की। तो रेशनल फंक्शन में जैसे px अपॉन qx की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो रेशनल फंक्शन होगा उसमें हम इसका डोमेन चेक करेंगे, उसके डोमेन पर ही वो आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये क्या होते हैं, अपने डोमेन पर ही सारे के सारे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स आपके क्या होते हैं, कंटीन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना है और मतलब कि देखना भी है। ठीक है, मतलब किस तरह से आपके कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों आपके क्या होते हैं जनरली, जैसे कि अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या होते हैं, फंक्शन आपके कंटीन्यूअस होते हैं इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव डोमेन पर क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपको पता होगा भाई साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डोमेन हमने पढ़ा था वो क्या होता है, रियल से लेके -1 से लेके 1 ना। लेकिन हम साइन इनवर्स एक्स निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को कट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1, और जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से लेके π/2। तो कहने का मतलब है कि भैया जो साइन इनवर्स है वो कंटीन्यूअस तो है लेकिन अपने डोमेन पर, इसका जो डोमेन है वो कितना है, -1 से लेकर 1। तो ऑल ओवर कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन आपका कहाँ पर है, अपने डोमेन पर क्या है, कंटीन्यूअस। तो हमें क्या करना पड़ता था, सबके हमने क्या किए थे, इस तरह से डोमेन को कटअप किया था ना, जब हमने इनवर्स फंक्शन निकालना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए इसको क्या होना चाहिए, 1 1 एन ऑन 2 होना चाहिए, तभी जाके वो निकलेगा। तो ये चीज को आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखना है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन इफ f एंड g आर टू फंक्शन। तो हम कहेंगे कि g इज कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट ए, तो देन f को क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस एट g ए। मतलब सिंपल सी बात है, आप जानते हैं भाई f और g ऑफ x की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है f ऑफ gx। तो मैं अगर ये कहूंगा कि भैया g है, अगर वो a पर कंटीन्यूअस है तो ga निकलेगा। तो जो f है उसको क्या होना चाहिए, ga पर कंटीन्यूअस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शन का भी हमेशा क्या होता है, वो कंटीन्यूअस होता है। तो जैसे मैं कहता हूं भाई साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, लाइक मैं कहता हूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक है साइन एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या होगा, एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। समझना इस चीज को। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद अब दोस्तों जो कॉची डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, जैसे कि मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी। ठीक है, एक फॉर्मल अप्रोच बताई थी, एक इनफॉर्मल अप्रोच बताई थी। तो ये आपकी फॉर्मल अप्रोच है। फॉर्मल फॉर्मल अप्रोच क्या कहती है, सिंपल सी ये कहता है कि फंक्शन है वो दोस्तों कंटीन्यूअस होगा एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन, अपने डोमेन के एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा fx माइनस fa शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। जैसे मैंने बोला था एक फंक्शन fx है शुड हैव लिमिट एट अ पॉइंट a if there exists epsilon greater than 0
इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, आपको बताया था कि भाई मॉड x माइनस ए डेल्टा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉड एफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। बस यहाँ पर एल की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका एफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये जो एप्सिलॉन है और जो डेल्टा है वो आपस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था भाई किस तरह से ये आपका एल था लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन है वो आपका एक पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होगा जो कि उसके डोमेन में होगा, अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ए है तो ए का नेबरहुड पॉइंट क्या होगा, ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा। तो हर फंक्शन की अपनी क्या होनी चाहिए, इमेज टाइप की होनी चाहिए, ये इसका सिंपल सा मतलब है। हर एप्सिलॉन के लिए हर एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपकी क्या है, कॉची की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हम सिंपली एक नजर में देखें तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भैया अगर मैं कहूंगा कोई फंक्शन ए पर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि ए के नेबरहुड, ठीक है, ए का नेबरहुड क्या होगा, ए प्लस डेल्टा से लेकर ए माइनस डेल्टा, ए का जो नेबरहुड है वो एग्जिस्ट करना चाहिए हर एफ एक्स के एफ ए के नेबरहुड के लिए। यही तो इसका मतलब है। एफ ए का नेबरहुड क्या होगा, सिंपली मैं बात करूं तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एफ एक्स का नेबरहुड क्या है। भाई अगर मैं बात करूं एफ एक्स का नेबरहुड एक्स टेंड्स टू एफ ए, तो इसी तरह से तो हुआ एफ एक्स माइनस एफ ए, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो आप इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेके एफ ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर एफ ए है तो ये होगा एफ ए प्लस एप्सिलॉन, समझो इस डेफिनेशन को, ये वाला होगा एफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो इसके हर नेबरहुड के लिए, समझ रहे हैं ना, इसके हर नेबरहुड के लिए यहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए, ए का नेबरहुड होना चाहिए ए माइनस डेल्टा से लेकर ए प्लस डेल्टा। समझ रहे हो, अब बीच में क्या हो गया, एफ ए वाला फैक्टर भी निकल के आ गया, मतलब कि फंक्शन पे वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, समझने वाले इसको समझेंगे, नहीं समझने वाले थोड़ा सा लेट में समझेंगे, लेकिन फाइनली समझ जाएंगे कि इन दो एफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ए प्लस एप्सिलॉन की वैल्यूज के लिए यहाँ पर ए की क्या होनी चाहिए, वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिसपे हम कहेंगे कि इमेज एग्जिस्ट करेगी। जैसे एफ ए की जो इमेज होगी, ए पर जो इमेज होगी एफ ए होगी, ए प्लस डेल्टा पे क्या होगी, एफ ए प्लस एप्सिलॉन जो भी होगी। इसी तरह से ऐसे ही बीच में जितने पॉइंट्स होंगे उनकी यहाँ पर क्या होगी, अपनी इमेज होगी। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है जो कि आपकी कॉची के द्वारा दी गई है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक और इसके बारे में भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि आपको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल में, इसके अलावा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कॉर्नर पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार वही चीज आ रही है, उसको हम बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक आता है हिंस डेफिनेशन, ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी की है। ये दोस्तों आपकी क्या है, सीक्वेंस से संबंधित है। हालांकि ये मैंने आपको पहले नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आप देख लो, एक फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस एट पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस के टर्म में है, सीक्वेंस ऑफ अ पॉइंट डी कन्वर्जेस ऑफ ए द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ए। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई पॉइंट है, कोई सीक्वेंस है, वो आपका ए एन अगर ए पर कन्वर्ज हो रहा है तो एफ ए एन क्या होगा, एफ ए पर कन्वर्ज होना चाहिए। बस इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो, और कुछ नहीं है इसमें। इसको जब हमारा रियल एनालिसिस वाला टाइम आएगा वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल समझ लो कि एक कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस एट पॉइंट ए में ऑन इट्स डोमेन इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, मतलब कि जो भी आपका सीक्वेंस है, मान लेते हैं अगर वो ए पे कन्वर्ज हो रहा है तो जो एफ ए एन है वो क्या होगा, एफ ए की ओर को कन्वर्ज होगा। ये आपका क्या है, इस डेफिनेशन है जो कि कंटिन्यूटी से संबंधित है। ठीक है ना, फिलहाल इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मैंने आपको पहले बताया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहली हमने पढ़ी थी रिमूवल, उसके बाद टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें, और हो सकता है कि दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो करें लेकिन इक्वल ना हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन आ, हो सकता है कि आइदर ऑफ टू और बोथ मे नॉट बी इक्वल टू एफ ए। ठीक है ना, मतलब कि बोथ एग्जिस्ट करें
हो सकता है कि और मतलब दोनों के दोनों मतलब कि इसके इक्वल ना हो। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी आपकी हो सकती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स है, ठीक है? तो यही मैंने दोस्तों आपको बताया था कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उसी चीज़ को मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया अगर हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस दोनों के दोनों आपकी एग्जिस्ट करें, लेकिन वो fa के बराबर ना हो, ठीक है? तो आप उसको डिसकंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस बना सकते हैं। इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इसमें ये होगा कि भैया लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस बोथ के बोथ एग्जिस्ट करें बट लेकिन इक्वल ना हो, ठीक है? तीसरा केस जो कि सेकंड काइंड वाला है कि भैया ये भी एग्जिस्ट ना करे या फिर ये भी एग्जिस्ट ना करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है? तो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन करो तो समझते रहना कि कौन सी कंटिन्यूटी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, ये दोस्तों अपने यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है? इस तरह से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जरा इसको चेक करते रहना, ठीक है? चलिए, यहाँ पर तक बताइए, यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डिसकंटिन्यूटी आपको अच्छे समझ में आ गई, कंटिन्यूटी के साथ साथ डिसकंटिन्यूटी भी अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब वैसे तो आप समझ जाओगे, थोड़ा सा कुछ बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूटी की, उनको आपने यहाँ पर समझना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर f और g आपके टू कंटीन्यूअस फंक्शन है और उनका कॉमन डोमेन है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो f प्लस माइनस जी है और f इंटू जी है, वो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए। और लेकिन f अपॉन जी आपका तभी कंटिन्यूअस होगा जब आपका जी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है? तो हम सिंपल सी बात है, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड कोशेंट वो आपका कंटिन्यूअस होता है एट पॉइंट ए पे, ठीक है? लेकिन एफ और जी को कंटिन्यूअस होना चाहिए एट अ कॉमन डोमेन, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की। देखिए, अगर मान लेते हैं एफ आपका कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए और मान लेते हैं कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ए माइनस डेल्टा से लेकर ए प्लस डेल्टा, कि भैया जो एफ एक्स है उसका सेम साइन होगा एफ ए की तरफ, मतलब कि यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई जो एक्स है, एक्स मतलब मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट में यहाँ पर उठा के ले लूंगा, तो उसका वही साइन होगा जो कि एफ ए का साइन होगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन है, वो आपका कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है और एफ ए जो भी हो, जो भी इसका साइन होगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा इंटरवल जरूर एग्जिस्ट करेगा कि ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में कोई भी आप वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, तो इस पर जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू आएगी, उसका साइन और इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही नेगेटिव आएगी, तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो कोई ना कोई अगर इस पॉइंट पर अगर ये कंटिन्यूस है तो आप इसका एक नेबरहुड पक्का एक ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि जिसके बगल पे अगर आप कोई भी इसका बगल का कोई पॉइंट उठा के देखो, इस पर वैल्यू एफ एक्स निकालो तो उसका और एफ ए का जो साइन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये इसका कहने का अर्थ है, ठीक है, ये आपने समझ। इसके बाद अगर कोई फंक्शन है वो आपका क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो दोस्तों आपका क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। बाउंडेड का मतलब समझ रहे हो ना कि उसकी आपकी क्या होगी, आपकी मतलब कि बाउंडेड समझते हैं ना कि बाउंडेड में आपकी क्या होगी भैया, हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी फंक्शन आपका बाउंडेड कब कहलाता है, ठीक है। तो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी इन दैट इंटरवल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वहां पर दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे के और के, कि एफ एक्स की वैल्यू के से लेकर के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी पर आपका कंटिन्यूस है देन वो आपका क्या होता है, ए बी पर बाउंडेड होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम होगी, यानी कि दो नंबर के बीच में पक्का क्या होगा, वो बाउंडेड होगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कि अगर मैं कहता हूं एफ एक्स आपका कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए बी और मान लेते हैं कि एफ एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन एटलीस्ट क्या होगा, एक सॉल्यूशन बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, मान लेते हैं आपका फंक्शन है कंटिन्यूस है और ये आपकी ए पर वैल्यू है, ये आपकी बी पर वैल्यू है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू है एफ ए और यहाँ पर आपकी एफ बी है। तो कम से कम दोस्तों क्या होगा, एक सॉल्यूशन दोस्तों क्या करेगा, पक्का ए और बी के बीच में लाई करेगा जिसमें एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता हो सकता था कि यहाँ पर से कट मारता और यहाँ पर छूट जाता ना, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो वही वाला केस है, ठीक है। ये हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पहले ही बता चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एफ दोस्तों आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन अ क्लोज इंटरवल और अगर एफ ए और एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मान लेते हैं प्लस है ये माइनस है या फिर ये माइनस है प्लस है, तो इसका मतलब है कि जो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो क्या होगा, जो एफ एक्स है वो क्या करेगा, कर्व को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। मतलब ये एफ ए है और ये एफ बी है, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये एफ ए ऊपर, एफ ए भी ऊपर ही है, एफ बी भी ऊपर ही है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में हो सकता है कि जो ग्राफ जो कर्व है वो ग्राफ को टच ही ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने बार ये क्रॉस करेगा तो उतने क्या होंगे, सॉल्यूशन लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है कि भैया एटलीस्ट क्या होगा, वन सॉल्यूशन लाई करेगा, ठीक, ये आपका कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, इफ एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ए बी देन एफ एज्यूम एटलीस्ट वंस एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। इफ के इज एनी रियल नंबर बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स then there exists at least one solution of the equation fx बराबर के in the open interval। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है, मान लेते हैं फंक्शन है ये आपका क्या है, ए से लेकर बी पे आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एफ एज्यूम एटलीस्ट वंस, मतलब कि एक ना एक बार अपनी एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब ये क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में एक वैल्यू जरूर एक बार क्या करेगा, लेगा। और मान लेते हैं अगर वो एफ एक्स की मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है, अगर हम कहेंगे भैया के है, तो वो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, ओपन इंटरवल के बीच में होगा। कहने का मतलब है एफ एक्स बराबर के का अगर हम कोई भी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ये इसका सिंपल सा मतलब है। मतलब कि आपका एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है इन अ क्लोज इंटरवल, तो एफ क्या करेगा, कम से कम एक बार अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को एज्यूम करेगा, ठीक है। एटलीस्ट वंस एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो क्या करेगा, उसको एज्यूम करेगा। और मान लेते हैं के कोई भी आपका रियल नंबर है बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो दोस्तों क्या करेगा, एक ना एक सॉल्यूशन क्या करेगा, एफ एक्स बराबर के बीच में लाई करेगा। मतलब सिंपल सा बात है, जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी, जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे साइन एक्स की बताया आपको भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके 1 है,
तो अगर साइन एक्स का जैसे कर्व मान लेते हैं तो साइन एक्स क्या करेगा, बीच में जीरो वैल्यू भी लेगा। तो साइन एक्स बराबर जीरो का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, जो भी आपका इंटरवल दिया होगा, जैसे मान लेते हैं -π/2 से लेके π/2, तो उसके बीच में उसका सॉल्यूशन क्या करेगा, लाई करेगा। जैसे कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्या लाई करता है, जीरो लाई करता है। तो साइन जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो वो क्या कर रहा है, उस ऊपर इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें आपकी थोड़ा सा टेक्निकली दी हुई हैं और कुछ नहीं है। जिसकी पीडीएफ में जरूर डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा आप उसको समझ सको। इसके बाद एफ एक्स मान लेते हैं कंटिन्यूस है ए बी में, और दैट एंड मैप्स ए बी इंटू ए बी, मतलब एक वैल्यू, मतलब कि ए बी पर मैप होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैसा फंक्शन है, एक आपका y बराबर x, मतलब कि स्ट्रेट लाइन हमारा फंक्शन है। ठीक है ना, एफ एक्स बराबर एक्स का, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और ए बी को वो ए बी पर मैप करता है, यानी कि एफ ए बराबर ए है, एफ बी बराबर बी है, और इसी तरह से जो बीच के सारे पॉइंट है वो उसी के बराबर है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर जी कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है एट जी ए, जी कंटिन्यूस ए पर है, एफ कंटिन्यूस जी ए पर है, तो एफ ओ जी बी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ए पर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहां तक बताइए, यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो। चलिए, इस फंक्शन को आप देखिए, आपने क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, चलिए, एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया, एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू वन है, जीरो है फॉर एक्स स्क्वायर बराबर वन। आपने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। ठीक है ना, अब पहले इसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। भैया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो आपको पता है भाई, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, या तो जीरो और वन के बीच में होगी। एक तो हम कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर लेस देन वन और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, यही हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि भैया सीधी बात है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स क्या होगी, जीरो से तो क्या होगी, बड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा जीरो के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भैया जब ये जीरो से लेके वन के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उस केस में डेफिनेटली आपका क्या होगा, हमें x बराबर वन पे देखनी है, तो वन के पीछे से जाएंगे तो यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि वन के थोड़ा सा करीब से जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेके वन के बीच में होगी। जैसे मैं कहता हूँ एक्स टेंस टू वन माइनस, तो जैसे मैं कहता हूँ 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो जीरो से लेके वन के बीच में रहेगी वैल्यू, जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि जीरो तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तो जीरो से लेके वन के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जीरो पॉइंट मान लेते हैं, वन है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन वन का जो केस होगा, यानी कि हम उसमें क्या देखें भाई, ग्रेटर देन वन के केस में हम वन के पास में देख रहे हैं, तो भाई हम क्या देखेंगे, वन से लेके टू के बीच का देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वन से लेके टू के बीच का केस देखते हैं। ठीक है, तो वन से लेके टू के बीच का केस देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, आपको पता है वन से लेके टू के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, और एक्स स्क्वायर बराबर वन पे कितनी है, जीरो है। ठीक है, आपको समझना है भैया, ये चीज ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर की हमने क्या करना है, वन के पास हमने वैल्यू देखनी है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, वन प्लस पे और वन माइनस पे चेक करूंगा। अब वन प्लस का मतलब क्या है, वन से थोड़ा सा आगे। अब वन से थोड़ा सा आगे का मतलब ये नहीं कि तीन चार पे पहुंच गए, वन से थोड़ा सा आगे का मतलब 1.1 1.01 इस पे ना। तो मैंने वही देखा कि भाई पहले वन से थोड़ा सा आगे, वन से थोड़ा सा आगे का मतलब है कि वन से लेके दो के बीच में। ठीक है ना, उतना ही इंटरवल लेंगे, ऐसा नहीं कि भाई वन से लेके वहां चार पांच ले लिया, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वन से लेके टू के बीच में इसकी वैल्यू होगी 1.1 1.2 1.3 जितनी भी होगी, उस पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होने वाली है, वन होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, और ऐसी
1 से थोड़ा छोटी का मतलब है बिल्कुल करीब में, जैसे 0.9, 0.99, 0 पे मत पहुंच जाना, ठीक है। तो 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 ये हमने ले लिया अगल बगल, क्योंकि 1 एक आपका क्या है, एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर है 1 के, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, वही वाला सीन है, ठीक है। तो 1 के इस तरफ गए तो भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 के उस तरफ जाएंगे यानी कि राइट साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ग्रेटेस्ट डिजिट फंक्शन की डेफिनेशन पता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है एट एक्स, एक्स कितने पे, एक्स इक्वल्स टू 1 पे दोस्तों हमें क्या करनी है, लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है। अब आपको पता है भैया एक्स टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है जब 1 से थोड़ा सा पीछे से, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो भैया एक्स टेंस टू 1 रखेंगे तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी का कोई अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस देखते हैं, तो 1 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो 1 प्लस से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है दोस्तों, आपकी 0 आ जाती है, ठीक है। और F1 पे जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर 1 है तो उस पे वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो कहने का मतलब है कि भैया ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करी, वैसे देखा जाए तो यहीं पर ही खत्म हो गया है, यहाँ पर इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देख सकते हैं 1 माइनस है, तो 1 से थोड़ा सा पीछे है तो उसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उस केस में आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिसकंटिन्यूस प्रूफ हो गया, ठीक। तो आपने करना क्या था, सिंपली ये फंक्शन था, फंक्शन को इस तरह से देखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो आप सबसे पहले बस ये देखो कि एक्स स्क्वायर एक तो ग्रेटर देन 1 वाला केस और एक होगा लेस देन 1 वाला केस। तो लेस देन 1 में आप 0 से लेके 1 लो और ग्रेटर देन 1 वाले में आप इसको लो 1 से लेके 2 के बीच का केस, ठीक है। इतना ही लेंगे। तो जब 0 से लेके 1 होगा तो उस केस में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 0 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1, द केस 0 से लेके 1 वाला। और जब आपका क्या होगा कि भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही 1 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे तो दोस्तों ये आपका क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। पहले इस केस में देखेंगे जब आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस है, यानी कि 1 से थोड़ा छोटी, 1 से थोड़ा मतलब कि राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो उस केस में वैल्यू आती है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि भैया इस केस में अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये कहाँ की ओर चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी को, मतलब कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहीं पर ही क्वेश्चन आपका क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसको आप ट्राई करें सबके साथ, क्या आएगी के की वैल्यू, थोड़ा ध्यानपूर्वक करें इसमें। 4x माइनस 1 का होल क्यूब है अपॉन साइन x बाई 4 है, लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, और k है x बराबर 0 पे। आपको क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। निकला किसी का, क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
देखो सबसे पहले तो आपको मैंने रूल जो जो बताए, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या होता है वो आपका लॉग ए के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बट्टे एक्स, ये आपका वन के बराबर होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब उसी को अप्लाई करो, देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यह है फोर एक्स माइनस वन, तो आप ऐसा करो फोर एक्स माइनस वन बट्टे में क्या चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा, तो एक्स का होल क्यूब हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, ठीक। नीचे आप ऐसे लिखो साइन एक्स बट्टे चार है, ठीक है, बट्टे में भी एक्स बट्टे चार लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स बट्टे चार से भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे तीन, तो बट्टे में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग वन प्लस एक्स बट्टे एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बट्टे तीन लिखना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बट्टे तीन से भी, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब बना लो यहाँ से फॉर्मूला, क्या बन जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखो, तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हो गया आपका कितना, सिर्फ सीधे सीधे मतलब है कि लिमिट आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसके बराबर होगा, एफ जीरो के बराबर होगा, यानी कि के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो के बराबर ये जो वैल्यू है इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लॉग फोर का होल क्यूब, ठीक है। लिमिट इस पे लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो होगा तो एक्स बाई चार भी जीरो पे होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये नीचे वाले पे बात करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, वन, ठीक है, ठीक। तो बचेगा क्या, एक तो ये तीन बच गया और एक ये चार बच गया, तो तीन गुणा चार यानी कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बारह बन जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, बारह लॉग चार का होल क्यूब, ठीक है। बारह लॉग चार क्यूब, नहीं छत्तीस कैसे आ गया भाई, छत्तीस नहीं आएगा ना, बारह लॉग चार का होल क्यूब आएगा, लॉग लॉग चार का होल क्यूब है, लॉग चार क्यूब थोड़ी है वो ना, लॉग चार का होल क्यूब है, तो होल क्यूब नहीं आएगा बाहर को, ठीक है। अगर ऐसा होता लॉग एम की पावर एन होता है तब होता है एन लॉग एम, यानी कि लॉग एम, लॉग पूरे एम की पावर एन, ठीक है। तो उस केस में ये करना है, ठीक। तो 12 लॉग फोर का होल क्यूब ये आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये तो हो ही गया, सभी ने कर लिया, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है ए प्लस थ्री कॉस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है लेस देन जीरो, और दूसरा है बी टेन पाई अपॉन एक्स प्लस थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, एंड ए एंड बी की वैल्यू आपने निकालनी है, और आपको ये दिया हुआ है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों आपकी क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, चलिए सभी लोग ट्राई करें। क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, दोनों पे वैल्यू दी हुई है, तो आप सबसे पहले निकालिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, एफ एक्स। तो जीरो माइनस एफ एक्स का मतलब सिंपल ही हो गया जब जीरो से छोटे, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जैसे बताई है कि भाई जीरो से छोटी पे वैल्यू क्या है, ये है। अब उसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री कॉस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर, ये, ठीक है। और वैसे भी अगर आप करते हो तो जीरो माइनस एच करते, एफ माइनस एच करते, बात वही आती, इतना ही आता, ठीक है। तो थ्री कॉस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, वैसे ही लगाएंगे जैसे लास्ट टाइम लगाया था, ठीक है ना। आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर कॉस देखो जीरो रखता हूँ, तो आप ये देखो कि भैया कॉस जो जीरो है वो वन हो जाता है,
ना, ये तो इसका मतलब है। तो क्या होना चाहिए इसमें, अगर मैं cos जीरो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो cos जीरो की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो a प्लस थ्री है, a प्लस थ्री अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस थ्री कॉस जीरो हो गया 1 बट्टे जीरो, तो इसका मतलब है कि a प्लस थ्री को है वो आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना भाई। इसको अगर ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म में होगा ना। यहाँ से दोस्तों एक चीज तो निकल के आ गई कि जो a है, a को क्या होना चाहिए, -3 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर वाला पार्ट है उसको जीरो होना चाहिए, तभी तो जाके जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म आएगी ना, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे, उसी हिसाब से लगाओ। देखो यहाँ पे जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a प्लस थ्री बट्टे जीरो, तो जीरो बट्टे जीरो, क्योंकि अब बट्टे जीरो है, यहाँ पर आपका नॉट डिफाइंड वाला केस आ जा रहा है, तो बट्टे में जीरो है तो जीरो बट्टे जीरो में, इसका मतलब है इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर निकालो इसकी लिमिट। अब इसकी लिमिट निकल जाएगी, सिंपली आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जब इसके डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस साइन एक्स बट्टे 2x। अब आप जानते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 के बराबर आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए, और लिमिट्स की तो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, -3/2 आ रही है। जब हम क्या करेंगे, a प्लस थ्री को a बराबर -3 मानेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू जगह पे क्या रख देंगे, -3। ठीक है, फिलहाल अभी आप समझो इस चीज को। ठीक, तो a की वैल्यू -3 होनी चाहिए, तो लिमिट कितनी आती है, -3/2 आती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस निकालेंगे, जीरो प्लस यानी कि जब जीरो से बड़ा है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा b 10 पाई अपॉन सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन पाई प्लस एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स प्लस थ्री। तो अब ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो डायरेक्टली आप जीरो रख दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। ठीक है, जीरो प्लस में भी लोगे, जीरो अब वैसे भी जीरो प्लस में लिया, तो जीरो प्लस में तो हमने डायरेक्टली रख रहे हैं, तो रख दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जीरो प्लस थ्री, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट नेट फंक्शन में थ्री आएगा, तो ये जाएगा बी 10 पाई बाई थ्री, यानी कि सिंपली हो जाएगा आपका बी रूट 3। ठीक है, अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो बी रूट 3 है दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए, -3/2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो बी है वो आपका कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से डिवाइड में चले जाएंगे, -3/2 बट्टे रूट तीन, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए और बी मिल गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई -3, और बी की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। ठीक हो गया। अब बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है तो, यहाँ पर किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताओ। समझ में आया ना भाई, क्या करना था, सिंपल सी बात थी कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अगर आप इसमें दोस्तों, अगर आप ए को अगर आपको पता नहीं है, यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू, तो नीचे आ रहा है जीरो, तो ऊपर भी जीरो चाहिए। ऊपर जीरो लाने के लिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए आपका सिंपली है जीरो के ए प्लस थ्री आता है, तो ए प्लस थ्री को जीरो होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एल हॉपिटल रूल लगाया, जीरो बटे जीरो की फॉर्म निकल ली है, साइन एक्स बटे एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो -3/2 आती है। इस केस में हमारा ए बराबर क्या आता है, -3 आता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पे देखनी है, जीरो प्लस में सिंपली आपने क्या करना है भाई, जीरो से जब बड़ा है तो उसकी वैल्यू ये है। यहाँ पर आप डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एफ जीरो भी निकाल सकते हैं, आप जीरो प्लस ना भी निकालो भाई, कंटिन्यूटी का तो केस है, उसके केस में आपका क्या होना चाहिए, ये भी आपका क्या होना चाहिए, एफ जीरो के बराबर होना चाहिए। तो जैसे आपने क्या कर लिया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, तो आप क्या करो भाई, फंक्शनल पे वैल्यू निकाल लो, एफ जीरो निकाल लो, डायरेक्टली इस पे जीरो रख दो, तब भी आ जाएगा आंसर। और फाइनली हम वही कर रहे हैं ना, देखा जाए तो बस इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों आ गई, दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3/2 के बराबर आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों
डिफरेंशिएबिलिटी की, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल हम डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करें, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ऑन एन ओपन इंटरवल, और सी दोस्तों कोई भी एक पॉइंट है जो कि आपका ए और बी का एलिमेंट है, आप कह सकते हैं। तो फंक्शन दोस्तों डेरिवेबल कब होगा या डिफरेंशिएबल कब होगा दोस्तों, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी दोस्तों क्या करता है, एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन है दोस्तों, अगर वो ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, देखो अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आ रही है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन है दोस्तों, वो अगर ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है और कोई भी दोस्तों एक ऐसा पॉइंट ले लिया सी, हमने ले लिया जो कि एलिमेंट है ए बी का, मतलब इसके बीच का कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, तो दोस्तों जो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी आपका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इसके लिए क्राइटेरिया है, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनेटली। तो हम बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी आपका क्या करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी हम इसको दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं जो कि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट से भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो, ठीक है। अब जनरली दोस्तों जो आपका डेरिवेटिव होता है इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम दोस्तों एफ डेस सी, डी एफ सी या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट सी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है, स्पेशल काइंड ऑफ लिमिट भी आप कह सकते हैं। तो लिमिट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और भी क्लियर है कि देखिए, जैसे कि अभी जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भैया ये जो लिमिट्स है एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं कहता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी को एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। यही तो इसका मतलब है ना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा भैया लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी होना चाहिए। अब यानी कि इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसा हमने देखा था, जहां पर x से x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस एच रखेंगे, माइनस एफ सी हो जाएगा, और जहां पर आपका x है वहां पर क्या रख देंगे, c माइनस एच माइनस सी, तो ये कट जाएगा। तो ये जनरली आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी बट्टे माइनस एच। इसको हम दोस्तों जनरली बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको जनरली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ऐसे ही दोस्तों जब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह फिर अब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी। मतलब इस फैक्टर को देखो, बस ये जो फैक्टर है आपका, ये फैक्टर आपका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि पहले एफ एक्स हुआ करता था, अब एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी हो गया। पहले हम सिंपली क्या चेक करते थे लिमिट्स में कि भाई एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं करती। हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि भाई एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। वही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी कहलाता है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, अब इसकी ये है राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा, आपको पता है अभी जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था, सी की जगह पे क्या रख देंगे, सी प्लस एच रख देंगे। तो सी प्लस एच माइनस एफ सी, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, सी की जगह पे सी प्लस एच रखेंगे, सी प्लस एच माइनस सी, तो कट जाएगा, तो ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल के हो। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसी तरह से आप निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल्स टू सी पर। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की भी हम बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने दिखा रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लेते हैं
जैसे हमने पहले बोला कि एक इंटरवल है ए से लेकर बी का, इसके बीच में कोई पॉइंट है सी और उस पे फंक्शन वैल्यू है एफ सी। ठीक है, अब हमने जस्ट इसके पास के दो पॉइंट ले लिए, एक मैंने क्या ले लिया, एक सी प्लस एच ले लिया और उस पे फंक्शनल वैल्यू ले ली सी प्लस एच बाई एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा ले लिया सी माइनस एच और दूसरा ले लिया एफ सी माइनस एच। ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए जैसे आप इसको ध्यान से देखना, ये आपका पी क्यू है। अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं, स्लोप जानते हैं ना भाई, स्लोप क्या होता था, y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस x1, है ना। तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बट्टे सी माइनस एच, मतलब कि इतना माइनस इतना, यानी कि सी माइनस एच माइनस सी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या आ गया, स्लोप आ गया एफ सी माइनस एच, देखा जाए तो इसका स्लोप है एफ सी माइनस एच बट्टे सी माइनस एच। ठीक है ना, ये इसका स्लोप हो गया। यहां से अगर मैं इसका स्लोप की अगर मैं बात करूंगा, तो ये हो जाएगा भैया y2 माइनस वाई वन, वही जो हम करते हुए हैं, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टे सी प्लस एच माइनस एच, यानी कि सी प्लस एच माइनस सी, मतलब ये कट जाएगा तो ये आ गया। ठीक है, तो एक तो इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया। ठीक है, मतलब एक आ गया क्यूपी का स्लोप, एक आ गया पी आर का स्लोप। अभी जो क्यूपी का स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट साइड और ये पी आर का जो स्लोप है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इतना आप इसको समझो। ठीक है, स्लोप है स्लोप ऑफ पी आर। ठीक है, ये है आपका एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टे एच, देख रहे हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये जो पॉइंट है क्यूपी है, ये आपकी क्या है, कॉर्ड है, समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे दोस्तों ये जो क्यू है पी की ओर को अग्रसर होगा, ये जो कॉर्ड है दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉर्ड है ये धीरे धीरे क्या होती चलेगी, छोटी होती चलेगी, देख रहे हो, ये छोटी होती चलेगी, छोटी 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 होकर लास्ट में दोस्तों जब ये पॉइंट क्यू है ये पी पर पहुंचेगा, तो एक्चुअली क्या बन जाएगा दोस्तों, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि भैया, जैसे आपका ये जो कॉर्ड है, देखो ये पी है ये क्यू है, तो ये कॉर्ड है जिसके जितने करीब जाएगा ये कॉर्ड और छोटी होती चली जाएगी, ये देखो ये कॉर्ड है, ये और छोटी होती चलेगी, छोटी होती चलेगी, छोटी होती चलेगी, मतलब इस तरह से। देखो थोड़ा बड़े में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये है आपका, और ये पी है ये क्यू है, ये आपका इस तरह की कॉर्ड है। जितना ये पी करीब जाएगा उतना ही जो कॉर्ड है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, ये इस तरह से। ये जितना इसके करीब जाएगा तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा, फाइनली टेंजेंटेड क्यू बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ये सब चीज को समझना है। ठीक, तो वही चीज है कि भैया जैसे जैसे क्यू पी क्यू और को टेंस होगा, तो ये जो सिंपल सी बात है, ये जो कॉर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट पे। सिमिलरली जब आर पी की ओर को टेंस होगा, तो अगेन दोस्तों ये जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट पे कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि अपने आप में क्या होगा, यूनिट टेंजेंट होगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जब Q टेंस टू P होगा तो उसका मतलब है जो H है ये वैल्यू क्या है, ये तो डिफरेंस है, ये H भी क्या होगा, जीरो की ओर को होगा, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, हमने C के अगल बगल दो पॉइंट लिए, एक C माइनस एस लिया, एक C प्लस एस लिया, यानी कि H टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों सिंपली इसको लिख दूं लिमिट H टेंस टू जीरो, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टे एच की वही वैल्यू होनी चाहिए जो लिमिट H टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बट्टे माइनस एच की, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसकी और इन दोनों की लिमिटिंग, लिमिट एस टेंस टू जीरो पे बराबर होनी चाहिए। तो आप ये दोस्तों इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर मैं फंक्शन का को मैं देखना चाहता हूं कि इट इज एट अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट और नॉट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसकी स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेगी, और उसका उस पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा वो अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पर से ये निकल के आई कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ स्लोप, मतलब कि जो स्लोप है उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, और इसके अलावा जो टेंजेंट है वो दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि कॉर्नर पॉइंट ही नहीं हो सकता, अगर कॉर्नर पॉइंट है तो उस पर क्या हो जाएंगे, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि भैया कट है, ये कट पड़ा ना, तो इस कट पे क्या होंगे, कई सारे टेंजेंट खींच जाएंगे। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, जो पॉइंट पे जो हम ये कहेंगे कि फंक्शन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज दिस पॉइंट, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एंड उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, उसको डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ कर्व, है ना, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आपने समझना है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि इट इज नथिंग बट द इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, मतलब व्हेन वी go towards from Q to P, actually we are going limiting point at a limiting point from Q to P, यानी कि limiting point h tends to 0। सिमिलरली हम यहां से भी limiting point निकाल लें, दोनों क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व है, वो एक्चुअली क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि वहां पर क्या है, Dirichlet's यूनिट tangent। ठीक है, so fx is differentiable at a point P if there exists a unique tangent at P। In other words, fx is differentiable at P if the curve does not have P as a corner point। तो यहां पर आपने ये चीज को समझना है कि P को कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम चेक करेंगे भैया, शो दैट fx is not differentiable at x equals to 0, तो आप दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, इसको आप कर्व से भी समझ सकते हैं। ये दोस्तों इसका कर्व होता है, सॉरी, ये कर्व होता है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, देख रहे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है। अब इस कॉर्नर पॉइंट में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कई सारे टेंजेंट खींच सकते हैं। सो इसलिए जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर। ये तो आपको ग्राफिकली जो डेफिनेशन है उससे समझ लिया। अब थ्योरेटिकल डेफिनेशन से क्या होगा भैया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये कहेगी कि भैया जो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है, वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। सर कि सिंपल सी बात है, लिमिट एक्सेस टू जीरो, पहले मैं माइनस में देखूंगा, क्या देखूंगा भाई, एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो को चेक करूंगा। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच की जगह पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच माइनस जीरो, ये और ये तो ऐसे ही रह गया। तो एफ माइनस एच का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस मॉड एच माइनस जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी बट्टे माइनस एच हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यानी कि दोस्तों आप मॉड एच है तो वो तो पॉजिटिव कर देगा एच बट्टे माइनस एच, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। सिमिलरली मैं निकालूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एफ एक्स माइनस जीरो, जीरो प्लस पे। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पर एक्स रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यानी कि एफ एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच माइनस जीरो। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, मतलब एक्स है तो एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड एच बट्टे एच, लिमिट क्या है, एच टेंस टू जीरो। सो ये हो जाएगा एच बट्टे एच, यानी कि वन आ गया। इसका मतलब है कि ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों के दोनों आपके अनइक्वल हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो गया आपका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको दोस्तों यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तक बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, यहां तक ये चीज आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, जो कि आपके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, इट इज नेसेसरी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भैया हमने जैसे पढ़ा था ना भाई, लिमिट एक्स टेंस टू सी है। अगर मैं कहता हूं एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी, दोस्तों अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या होता है, एफ सी के बराबर होता है। ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब इसी पॉइंट से दोस्तों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर मैं कहूंगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बट एक्स माइनस सी, ये एग्जिस्ट करता है, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस बराबर क्या होगा, एफ सी के बराबर होगा। डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं, मतलब कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, पहले तो आप यहीं से देख लो, जैसे कि मान लेते हैं इसी पॉइंट से मैं निकालू लिमिट एक्स टेंस टू सी है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर एफ एक्स से मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी लिख सकता हूँ। इससे कट जाएगा और प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ सी, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, दोबारा से यही आ जाएगा, देखो। ठीक है ना,
अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिमिट लगाता हूँ आगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, देखो क्या है एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो मतलब कि इस पार्ट को एक्स माइनस सी, इस वाले पार्ट को मैं साथ ले रहा हूँ एक्स माइनस सी, इन टू ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ, सॉरी मतलब यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स माइनस सी प्लस एफ सी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं एल है, तो एल इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली आपने देखा कि जो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स है वो एफ सी के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है, ये देखो डिफरेंशिएबल है, उसी का हमने फायदा उठाया, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, अपने आप ही कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। कन्वर्स को अभी जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि भैया y बराबर मॉड x का एग्जांपल लेते हैं, y बराबर मॉड x आपका दोस्तों क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे आपका ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल की मदद से भी समझ सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल भी, जैसे मैं कहता हूँ x sin 1 अपॉन x है एट x इक्वल्स टू 0 पे, ये कैसा फंक्शन है, ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये आपने समझना है, ठीक। तो ये चीज आपको आई होप कि दोस्तों यहां पर से क्लियर हो गई होगी। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वही पॉइंट्स है जो कि लिमिट से रिलेटेड है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, जब वो क्या होगा, उसके हर पॉइंट पे डेरिवेबल होगा, ठीक है, जैसे कि हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, उसके हर पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा कि अगर कोई फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है और उसके अलावा एंड पॉइंट पे भी डेरिवेबल है, तो हम कहेंगे कि वो आपका क्लोज इंटरवल पे डेरिवेबल है, यानी कि ए और बी को भी अगर इंक्लूड कर दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन अ क्लोज इंटरवल। अब इसमें भी वही शर्तें रहेंगी जो कि कंटिन्यूटी पे रही थी, कि ए का आप सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हो, बी का आप केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ए का आपको लेफ्ट हैंड मिल जाए और बी का राइट हैंड मिल जाए, कैसे मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फंक्शन है is said to be a differentiable function if it's differentiable at every points of its domain, जैसे कि हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा अगर वो अपने डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसी कोई फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा अगर वो डिफरेंशियल होगा अपने डोमेन के हर पॉइंट पे, ठीक है ना। एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर अगर वो क्या होगा, पूरे रियल नंबर लाइन पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, वही सेम, ठीक है ना। तो जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स है, ये सारे के सारे क्या है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। आपने देखा होगा जैसे कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट निकालूंगा तो वो आपका जीरो आएगा, तो ये आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है इन एवरीवेयर, पूरे रियल नंबर पे। ऐसी जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, डिफरेंशियल। अब ये जो कुछ रिजल्ट्स हैं ये आपको सीधे याद रखने हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल जब भी आपके सामने आएगा तो आपको दिखना चाहिए कि भाई ये पॉलिनोमियल है तो हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। साइन एक्स कोस एक्स है तो हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद करो, अदरवाइज वहां पर निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक, ये चीजें, ठीक। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कि आपके डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहला, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है पूरे रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है दोस्तों, वो भी आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हमने ग्राफ भी पढ़ा था। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो और वन के बीच में, वन ना हो तो वन से बड़ी, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई क्या केस है, ठीक। इसके अलावा एवरी कांस्टेंट फंक्शन वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल लेकिन अपने डोमेन पर, ठीक है, अपने डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस भी होता है साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, तो अपने डोमेन पर क्या होते हैं, वो आपके डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जैसे कि हमने अभी कंटिन्यूटी में पढ़ा था। इसके अलावा द कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, फटाफट से एक डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं कितना समय बचा है।
चलो इसको देखते हैं फिर लास्ट, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है ना। आपको शो करना है कि दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आपको दोस्तों करना क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या करोगे, जीरो माइनस चेक करोगे, क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो, पहले यही लिखा करो। तो यहाँ पर से x आपका चाहे लेस देन जीरो हो ग्रेटर देन जीरो हो, यही केस आपका आने वाला है। तो सिंपली आप क्या करोगे, लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी कि f माइनस एच माइनस एफ जीरो बट्टे माइनस एच, यही हुआ इसका मतलब, ठीक। तो यहाँ पर से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर से आप देखो क्या है माइनस एच, यहाँ पर आप रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस एच ई की पावर माइनस वन अपॉन एच माइनस ई की पावर, ये उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन एच हो जाएगा अपॉन में ई की पावर वन अपॉन माइनस एच प्लस ई की पावर वन अपॉन एच, ठीक हो गया। इस तरह से आ जाएगा, और डिवाइड में माइनस में एफ जीरो है, एफ जीरो पे तो जीरो है, और अपॉन में दोस्तों कितना आ जाएगा, अपॉन में माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये तो कट गए क्योंकि दिक्कत इसी में थी, ठीक। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर से अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाले को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर वन अपॉन एच को लो, वैसे तो माइनस वाले से तो नहीं बनेगा काम, माइनस से हो जाएगा टू अपॉन एच माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पर से भी ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन लो, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू अपॉन एच प्लस वन, ठीक। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। आपको पता है कि भाई लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो ये जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, तो एक्चुअली क्या आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन बट्टे वन, यानी कि माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपकी क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो, या डायरेक्टली आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच, ठीक है। तो इससे भी आप निकालोगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो क्या रखना है, ये रखना है जीरो पे एच, मतलब वही रहेगा एज इट इज, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना है। यहाँ पर आ जाएगा एच ई की पावर वन अपॉन एच माइनस ई की पावर वन अपॉन एच माइनस में अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, और माइनस में हो गया जीरो, बट्टे में कितना आ गया, एच आ गया, तो एच से एच कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी आप वही करोगे, ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस टू बट्टे एच अपॉन वन प्लस ई की पावर टू बट्टे एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रखने पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर क्लियर है मामला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा, एक टेक्निक तो ये होगी, दूसरी टेक्निक से भी थोड़ा सा देखते हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली, मैंने आपको एक टेक्निक पहले भी बताई थी, कभी कभार आप क्या कर सकते हैं दोस्तों की कंटिन्यूटी की मदद से भी आप डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट निकालो, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दो और उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लो, ठीक है। वो भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से चेक कर सकते हो कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। तो जहां पर वो टेक्निक अप्लाई होगी वहीं पर अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो भैया बहुत टिपिकल होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस यहाँ ये मेथड भी वहीं पे अप्लाई करनी है जहां पर लगे। ऐसा नहीं कि भैया वहां पर फंक्शन आड़ा टेढ़ा सा है और वहां पर फिर आप उसको डिफरेंशिएट करने बैठो, तो वो बड़ी टिपिकल होगी। तो जहां पर जैसा सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे डायरेक्टली मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 पे है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक्स बराबर 2 पे।
तो x बराबर 2 पे मैं चेक करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 माइनस और 2 प्लस करूंगा। तो भैया जब 2 से माइनस है, 2 से माइनस है, यानी कि 2 से जब छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइनस एक्स है। तो मैं काम करूंगा इसको दोस्तों, क्या करूंगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स, और मुझे कितने पे चेक करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो x बराबर 2 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ना जब 2 से बड़ा है तो यानी कि ये, इसका सिंपली क्या कर दो, डिफरेंस, या फिर आप चाहो तो पहले यहाँ पर बना लो, यहाँ पर पहले इनका डिफरेंशिएशन कर दो, x लेस देन 1 पे, यहाँ पर आप देखो तो -1, ठीक है, x लेस देन 1 से लेके 2 पे ना, मतलब कि, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर लिख दो 0, ये हो जाएगा 3 -2x, ऐसे करके बना सकते हो, x ग्रेटर देन 2, यहाँ पर लिख दो f डैश x, ऐसे करके। ठीक है, और f डैश x की फिर क्या करो, कंटिन्यूटी को चेक करो, या फिर एक्चुअली लिमिट्स को उसकी चेक करो, कंटिन्यूटी तो नहीं, लिमिट्स को चेक करो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चेक करना है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये तो हो गया -1। अब ऐसे इसका जो डिफरेंशिएशन है ग्रेटर देन 2 पे, आप कितना है, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3 -2x हो गया। ठीक है, डायरेक्टली 2 प्लस पे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4, यानी कि कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों के दोनों -1 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 पर तो दोस्तों आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, साफ साफ है कि ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है 2 पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कहाँ पर, 1 पे। ठीक है, तो 1 पे देखो जरा चेक करो, पहले लिमिट x टेंड्स टू, सबसे पहले आप देखो कि भैया f डैश x कितना है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे। ठीक है, 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे देखें, यानी कि जब 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस पे, यानी कि 1 रख लो डायरेक्टली, 1 से जब बड़ा है तो कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस पे f डैश x की क्या हालत है, मतलब 1 माइनस का मतलब है, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया ना, 1 माइनस पे -1 है। ठीक है, ये 1 प्लस है, ये 1 से जब बड़ा है तो -1 है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस है ना, तो -1 है तो -1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 माइनस में, यानी कि 1 से जब छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे, तो ये एक्चुअली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ है कि जो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका 1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका -1 है, कि इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पर, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि x बराबर 2 पर ये आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आज आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी समझ में आए होंगे और ये आपको आगामी सभी एग्ज़ाम में मदद करेंगे, खासकर उत्तराखंड एलटी जो कि 2024 में मार्च में दोस्तों प्रस्तावित किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।